हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइवर पे स्वागत है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ, क्योंकि हो चुकी है साइंस की प्रैक्टिस सेट की क्लास। क्या आज स्टार्ट। आज मैं लेकर आया हूँ 58 नंबर प्रैक्टिस सेट, जिसमें आप लोग को 20 इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। छोड़कर मत जाना, क्लास को शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि झारखंड सीजीएल जो एग्जाम होने वाली है आपको दिसंबर जनवरी के आसपास में, उसमें पक्का इसमें से 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और अभी तक हम टोटल 57 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, आज 58 लेकर आया हूं। इससे बाहर साइंस में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतने इतने सेट करवा दूंगा तो क्वेश्चन कहां से पूछेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी। तो जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ मेरे दोस्त। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस, गुड मॉर्निंग माय डियर। जल्दी जल्दी से एकदम जोर लगा के क्या कर दो, एक बार शेयर मार दो। ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, सीधे क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए। आप लोग को पता है कि आज 25 नवंबर है। कितने तारीख है आज? 25 नवंबर। आज 25 तारीख है और सुबह की कितने बजे तक है? 8। और मैं पढ़ाने वाला हूं पाठ। कितने क्वेश्चन का? 20 क्वेश्चन का, एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाला हूं। बहुत बच्चे डेली कमेंट करते हैं, सर आपके टेलीग्राम से कैसे जुड़ेंगे, पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो मैं उन बच्चों को जरा सा बताना चाहता हूं मेरे प्यारे मित्र। देखिए, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप आंसर सहित पीडीएफ को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ विशेष करने की कोई जरूरत नहीं है। आप टेलीग्राम पे जाइएगा, आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा। कहाँ जाइएगा? टेलीग्राम पे। आप अपने टेलीग्राम पे जाइएगा और सर्च मारिएगा ईडू फाइवर, EDUFIBER, ईडू फाइवर ऑनलाइन, ऑनलाइन हब। ये सर्च मारिएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल आ जाएगी। वहां पर आपको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा और साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब का पीडीएफ आपको आंसर लगा हुआ मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी जल्दी से टेलीग्राम पे जाइए और सर्च मारिए ईडू फाइबर ऑनलाइन हब, और वहां से साइंस का आंसर सहित, है ना, विशेष डिस्क्रिप्शन के सहित पीडीएफ आपको मिलेगी। चलिए जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी। चलिए मैं लेता हूं आज का पहला क्वेश्चन। ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे और साइंस को सीधे रूप से खत्म करेंगे। चलिए ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, कितने बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। अगर आप जवाब जानते हैं तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। हाँ, 20 क्वेश्चन का ये सीरीज है और 20 क्वेश्चन जैसे मैं कंप्लीट करवाऊंगा, आप लोग अपना अपना स्कोर बताना कि आप लोग 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का जवाब सही कर पाए हो। ठीक है? यस, यस माय डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस, गुड मॉर्निंग। एकदम लगाओ एनर्जी और सारे लोग लाइव आ जाओ और जोर से एक बार शेयर कर दो। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अतः भारत के उस राज्य की पहचान करे जिसमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बांदीपुर नेशनल पार्क क्या है? लोकेटेड है। तो बताइए बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? क्या आपके पास जवाब है? जवाब है तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इन 4 ऑप्शनों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और आंसर देना है कैसे? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर लिखना है ऐसे, और बाद में अगर मान लिया जाए इसका डी आंसर है तो डी लिख देना है, अगर बी आंसर है तो बी लिखना है, सी आंसर है तो सी लिखना है ना। इस प्रकार से आंसर दीजिएगा तो एक टीचर को बहुत करेक्ट पता चलता है कि हमारे बच्चे किस क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं। तो बांदीपुर की अगर हम बात करें तो बांदीपुर वो जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे दोस्त, पूछा गया कहाँ है। उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। तो ये बांदीपुर राष्ट्रीय जो उद्यान है वो आपको कहाँ है? कर्नाटक में है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका आंसर एक का बी आ रहा है? एक बार दनादन कमेंट कर दो मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, है ना। लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे झारखंड सीजीएल को, साइंस को तूफानी में। झारखंड सीजीएल का जो साइंस है उसको तूफानी में बना देंगे। ठीक है? जल्दी से बताइए कितने लोग ऐसे थे जिनका आंसर एक का बी आ रहा था। अच्छा, ये बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था वो टाइगर रिजर्व के लिए बनाया गया था। किन के लिए बनाया गया था? टाइगर रिजर्व के लिए बनाया गया था। आइए हम इसका डिटेल्स जानकारी भी आपको देते हैं, है ना।
और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो किस प्रकार का पीडीएफ मिलेगा ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा ना तो आपको इस प्रकार से आंसर लगा हुआ पीडीएफ मिलेगा, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत मदद करेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन देखिएगा, आंसर देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे टाइगर रिजर्व के रूप में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? निर्वात जिसको कि हम लोग वैक्यूम बोलते हैं, निर्वात को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात। ये देखिए निर्वात है, और निर्वात को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। देखिए निर्वात या वैक्यूम उस स्थान को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जहां पर कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होता है, जहां पर कोई भी चीज अवेलेबल होता है नहीं होता है। अ प्लेस वेयर नथिंग इज अवेलेबल देयर, एक ऐसा स्थान जहां पर कुछ भी अवेलेबल ना हो उसे हम लोग निर्वात के नाम से जानते हैं। और निर्वात में बोला गया है कौन सी यात्रा नहीं कर सकता है, तो भाई निर्वात में यात्रा नहीं करता है, यात्रा नहीं करता है, कौन नहीं करता है जी, यात्रा नहीं करता है तो उसमें आता है आपको साउंड यानी कि ध्वनि। तो इसका जो राइट आंसर होंगे प्यारे मित्र, अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। तो सर कहना ये चाह रहे हैं कि निर्वात में नहीं चलती है क्या, साउंड, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर जो बी है प्यारे मित्र वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी है। ठीक है, अब आपको मैं और भी डिटेल्स जानकारी देता हूं। साउंड एक ऐसी चीज है ना जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड बिना माध्यम की नहीं चलती है, लेकिन लाइट, प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर साउंड की अगर और बात करें तो साउंड की जो सबसे ज्यादा स्पीड होती है वो ठोस में होता है, और सबसे कम जो होती है वो गैस में होती है। और निर्वात में साउंड बिल्कुल भी नहीं चलती है। लेकिन अगर लाइट की बात करें तो लाइट की जो सबसे ज्यादा स्पीड होती है वो होता है निर्वात में, और वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, ये होता है। और साउंड की जो स्पीड सबसे कम होती है वो होती है, सबसे कम होती है किसमें, साउंड की स्पीड गैस में। और अगर हम लोग लाइट की स्पीड सबसे कम की पूछे तो लाइट की स्पीड जो सबसे कम होती है वो ठोस में होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको जानकारी में रखना जरूरी था। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कितने मेरे नौजवान साथी हैं जिनका आंसर 2 का बी है। ना लेट करना ना वेट करना, सीधे तौर पर क्या करना है, साइंस को खत्म करना है। चलिए अब आइए इससे डिटेल्स आपको जानकारी देते हैं। देखिए ये पूरी डिटेल्स लगा दी गई है, ये देखिए क्वेश्चन है, ये देखिए इसका आंसर है, और ये इसकी डिटेल्स जानकारी है। इसे क्या करना है, तो इसे पीडीएफ को क्या करना है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेनी है, और रात में सोते समय एक बार सिलसिलेवार ढंग से नजर डाल देनी है ताकि वो चीजें आपको याद हो जाए। चलिए, यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि निम्नलिखित गैसों में से इसमें एक तीखी गंध होती है तीखी गंध होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस है जब प्यूगेंट ऑडियोर, अमोनिया में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है, ऑक्सीजन में होता है, या हाइड्रोजन में होता है। क्या आपको पता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी गैस है जिसमें एक तीखी गंध होती है? जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो आपको 3 दिख रहा है इसका राइट आंसर क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। मैं आपकी कमेंट पर पूरी रूप से क्या कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। ना लेट करो ना वेट करो, और झारखंड सीरियल को पूरी तरह से खत्म करो। यस, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि सर अमोनिया, यानी कि ए जो है इसका एकदम राइट आंसर है। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी अमोनिया में एक तीखी क्या होती है, गंध पाई जाती है। ठीक है, चलिए ये देखिए इसका राइट आंसर क्या है, अमोनिया। अब देखिए यहाँ पर डिटेल्स जानकारी आपको मैं देने का काम कर रहा हूँ। अमोनिया जिसका कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। अमोनिया जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। इसकी खोज अगर पूछे कि अमोनिया की खोज किसने किया था, तब आपका आंसर क्या होगा, प्रिस्टले किए थे। किसने खोज किया था, प्रिस्टले किया था, है ना। और इसमें क्या होती है, एक तीक्ष्ण गंध होती है ना। बर्फ बनाने के कारखानों में इसे प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है।
यानी इसका उपयोग हम लोग प्रशीतक के रूप में भी करते हैं वैसे कारखानों में जहाँ पर बर्फ बनाई जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से इसको समझने की कोशिश किए होंगे, है ना। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और रात में एक बार सिलसिला ढंग से पढ़ लीजिए। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए संडे को एक ऐसा चैनल बनाने जा रहा हूँ जिस पे सिर्फ मैथ की ही बात होगी, सिर्फ मैथ की। चाहे आप झारखंड के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे झारखंड में आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दरोगा की तैयारी कर रहे हो, जेएसएससी की जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल का तैयारी कर रहे हैं, वनरक्षी का तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्टर का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एलडीसी का तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक लेवल का तैयारी कर रहे हैं, आपको सुपरवाइजर का तैयारी कर रहे हैं, नगर पालिका की तैयारी कर, झारखंड का किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें मैथ पूछी जाती है तो वो मोर देन इनफ होगा। इसलिए मैं एक मैथ स्पेशल चैनल बनाने जा रहा हूँ, वो संडे को आप लोग को बताऊंगा वो चैनल क्या है। आप लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं वहाँ पर बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज शुरू से लेकर अंत तक के वैसे बच्चे जो कहीं पढ़ रखे हैं उनके लिए भी फायदा होने वाला है, और वैसे बच्चे जो शुरुआती में यानी कि शुरू से पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी फायदा होने वाला है। और इसके साथ साथ वो सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, आपको स्टेनोग्राफर हो गया, आपको दिल्ली पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस, मैंने किसी भी अगर वो मैथ पूछी जाती है तो मोर देन इनफ होगा। इसलिए मैं एक मैथ स्पेशल चैनल बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो खिलाएगा आपको अचार, कैसे? ऐसे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन है और वसा है, पता है कि इसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है? हम लोग सभी को पता है कि खाने का जो पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ होता है, सभी लोग को पता है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसका कंप्लीट डाइजेशन यानी कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो वो होती है आपकी, बताइए कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है, अमाशय में होती है, मलाशय में होती है, या बड़ी आंत में होती है? क्या आप इसका आंसर जानते हैं? अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं दे पाओगे तो समझ जाना आपकी तैयारी बिल्कुल भी साइंस में नहीं है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। और सोचो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग नहीं दे पाओगे तो फिर इसका मतलब यही है मेरे प्यारे मित्र कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं। तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? तो मेरे दोस्त, जो खाने का पूर्ण पाचन होता है वो हमारी छोटी आंत में होती है, छोटी आंत में होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होती है? वो होती है हमारे छोटी आंत में। लेकिन वाटर का जो अवशोषण होता है, पानी का जो शोषण होता है हमारे बड़ी आंत में होती है। और अमाशय में क्या होती है कि प्रोटीन का पाचन क्रिया स्टार्ट होती है, और अमाशय में प्रोटीन की जो पाचन क्रिया स्टार्ट होती है वो पूरी रूप से नहीं पचती है बल्कि उसकी पार्शियल डाइजेशन होती है, और वो करवाती है कौन? वो कराती है पेप्सिन नामक एक एंजाइम। ठीक है, आइए इसकी डिटेल जानकारी आपको यहाँ देते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए है। अब इसकी डिटेल जानकारी यहाँ रही। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही संपन्न होता है। जितने भी चीज़ हम लोग खाते पीते हैं सब कुछ का जो पाचन क्रिया समाप्त होती है वो हमारी छोटी आंत में ही होती है। तो मज़ा आ रही है कि नहीं? अगर मज़ा आ रही है तो जितने बच्चे हमारे, जितने दोस्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से चैनल को क्या कर दो, है ना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और पहली बार आई हो मेरे दोस्त तो एक बार बेल आइकन बार जरूर क्लिक कर देना ताकि आपको आगे के एग्जामों के नोटिफिकेशन मिलते रहे, आगे की क्लासों के लिए नोटिफिकेशन मिलता चला जाए। कहता है कि हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि क्यों बचना चाहिए जी? कहा गया है कि हमें प्लास्टिक का उपयोग करके क्या होना चाहिए? बचना चाहिए, है ना। हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? आप लोगों को पता है ना कि सरकार ये चाह रही है, सरकार ये चाहती है कि प्लास्टिक का उपयोग हम लोग बिल्कुल ना बराबर करें, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो गलती नहीं है। बहुत दिनों तक जमीन के अंदर पड़े रहने के बावजूद भी वो पूरी रूप से गलती उलती नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि खेतों की जो उर्वरा शक्ति होती है उसको क्या करती है? वो बर्बाद करती है, नष्ट करती है। तो आप लोग ये मुझे बताओ कि क्यों नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है प्लास्टिक कीटों द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है। दूसरा, प्लास्टिक लंबे समय तक नहीं चलता है। एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं। प्लास्टिक पानी में घुलनशील होता है। कभी देखे हो कि प्लास्टिक पानी में घुलनशील होता है? नहीं ना। तो ये तो ऑप्शन नंबर डी ऐसी फालतू ऑप्शन दिया देखा है। चलिए जल्दी जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है
इसका राइट आंसर क्या होगा? और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। क्यों? क्योंकि आप इसको समझ सकते हो चार ऑप्शनों को देखकर। तो जल्दी से बताइए, लेट किस बात की? लेट नहीं करना है, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो पाचन जो एंजाइम जो होती है वो प्लास्टिक का विघटन करने में क्या है, अच्छा में। यही कारण है कि प्लास्टिक का उपयोग हमें करने से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसकी डिटेल जानकारी आप लोग को हम यहाँ पर देते हैं। आइए देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है मेरे प्यारे मित्र कि हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में क्या है, अक्षम होते हैं, अक्षम होते हैं। प्लास्टिक सहित रबड़, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट आदि जीवाणु और कवकों द्वारा सरल रूप में विघटित नहीं होते, इसलिए इन्हें अजैव नवीकरणीय अपशिष्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए और साइंस का ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो सब लोग बना देगा, है ना। कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और ये देखिए कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो तैयारी परिपूर्ण तभी होगी जब आप एक से एक क्वेश्चन के साथ आपकी क्या होगी, मुलाकात होगी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक होता है? सुचालक के बारे में पूछा, यानी कि कंडक्टर के बारे में पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो पहले ये जानो कि कंडक्टर होता क्या है। कंडक्टर एक ऐसी धातु होती है जिसमें करंट का प्रवाह आसानी से होती है। तो जिसमें करंट का प्रवाह आसानी से हो जाती है उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो बताइए, कांच, कांच एक कंडक्टर है? बिल्कुल गलत है। कागज एक कंडक्टर है? बिल्कुल गलत है। पानी कंडक्टर है? बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। तो कितने मेरे नौजवान साथी हैं जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है? क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कितने मेरे ऐसे दोस्त हैं, कितने मेरे ऐसे भाई हैं जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर दीजिए। 6 का सी किनका किनका सही है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, है ना। केवल गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर करने से काम नहीं चलेगा। बार बार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर करते हो, है ना। ऐसे में काम कैसे चलेगा यार? गुड मॉर्निंग एक बार कह दिए, काम चल खत्म। अब बताओ कि 6 का राइट आंसर क्या है, सी। क्यों? तांबा एक क्या है, गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे अच्छा जो चालक है, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, सिल्वर यानी कि चांदी। याद रखना, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है ना। अब अगला क्वेश्चन का जवाब देना और मैं जरा सा पी के आऊंगा। क्या करके आऊंगा? पी के आऊंगा। ओके, वेट करना मेरा। ये देख, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में और मैं जरा सा पी के आता हूँ। क्या करके आता हूँ? पी करके आता हूँ। ओके, हेलो, चलिए। तो 7 नंबर का क्या आंसर दिया आप लोग, जरा सा मैं देख लेता हूँ कमेंट बॉक्स। ओके, यस, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा 7 नंबर का। लिखा है कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। आपसे ये पूछा गया है ना कि जो क्लोरीन गैस है उसका उपयोग हम लोग किसके निर्माण में करते हैं। क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? किसके निर्माण में करते हैं जी? बेकिंग पाउडर में करते हैं, बेकिंग सोडा में करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में करते हैं, या वॉशिंग सोडा में करते हैं? तो क्लोरीन गैस की उपयोग जो करते हैं वो हम लोग करते हैं आपको ब्लीचिंग पाउडर में, यानी इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 7 का कौन सा आंसर सही होगा? सी होगा।
अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बतानी है। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ये दो चीज बताना है। और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग किसके शुद्धिकरण में करते हैं, ये चीज बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना ब्लीचिंग पाउडर से पूछी गई है प्रीवियस के एग्जामों में। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ, मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि हमारे जो भाई जो झारखंड सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं उनकी तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है। ओके माय डियर, तो इसका राइट आंसर तो क्या हो गया हमारा, सी। आइए देखिए यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ देखो, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग विरंजन चूर्ण के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2, और इसका केमिकल नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और इसका उपयोग हम लोग करते हैं क्या, पानी के, पीने के पानी में क्या करने के लिए, शोधन करने के लिए, जिससे कीटाणु उटाणु क्या हो जाए, मर जाए। तो तीनों क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछा था वो सब कुछ का आंसर यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर में उपयोग करते हैं किसका, हम लोग क्लोरीन गैस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे मेरे प्यारे मित्र 8, जो पढ़ाएगा आपको पाठ। क्वेश्चन नंबर 8, डॉट 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 बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट, सबसे पहले ये बताइए कि ईस्ट क्या है, शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, क्या है। कमेंट तो सबसे पहले इसका कर दो, क्योंकि अब आपको जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि अब आपका एग्जाम क्या है, बहुत नजदीक में है। तो ये सब चीजें तो पता होनी चाहिए ना, छोटी छोटी चीजें। ईस्ट इज यूज इन मेकिंग, किसका उपयोग में करते हैं जी, चीज बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, कर्ड बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, या फिर एंटीबायोटिक दवाई में करते हैं, किसमें उपयोग करते हैं। तो ईस्ट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है ना, ईस्ट का, यस, ईस्ट का जो उपयोग करते हैं मेरे प्यारे मित्र, वो हम लोग किसमें करते हैं, शराब यानी कि अल्कोहल को बनाने समय करते हैं ईस्ट का उपयोग। अब ईस्ट जो है वो क्या है, तो आपको पता है ईस्ट एक कवक है, और कवक का स्टडी करना क्या कहलाता है, कवक का अध्ययन करना क्या है, ईस्ट। ये जो आपको ईस्ट दिख रही है ना, ये जो ईस्ट है वो एक क्या है, कवक है, और कवक का स्टडी करना क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कहलाती है। ये भी पूछा जाता है कि कवक का स्टडी करना क्या कहलाता है, तो आंसर दीजिएगा माइकोलॉजी कहलाता है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 9। 9 में क्या बोला गया है, जल्दी से कमेंट करके आप बताओ, पढ़ के जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो। वे पदार्थ जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा जा सकता है क्या कहलाता है, जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा उसे क्या करते हैं हम लोग, तोड़ देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। व्हाट आर दोज सब्सटेंस कॉल्ड विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाई बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उससे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, या फिर पॉइजनस सब्सटेंस, या फिर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, या फिर केमिकल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। तो भाई जिसको आप बायोलॉजी के तौर से तोड़ सकते हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल सब्सटेंस कहेंगे। क्यों, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस से तोड़ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, यानी कि जैव नवीनीकरणीय पदार्थ कहेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप के साइंस के क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि इजी लेवल का क्वेश्चन तो सभी लोग पढ़ते हैं मित्र, तो वो तो कॉमन है। अगर क्वेश्चन इजी पूछे जाएंगे तो सभी लोग बनाएंगे, तो फिर कट ऑफ कैसे आगे बढ़ेगी, तो कट ऑफ जानते हो बढ़ाएगा कौन, जो कुछ ज्यादा हद तक पढ़ के जाएंगे। तो आपको इस टाइप का नॉलेज रखना पड़ेगा कि वे पदार्थ जिन्हें जैविक क्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है वो क्या कहलाएगा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कराएगा, यानी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये पूरा डिटेल्स जानकारी इसमें दिया गया है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 10। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल डज आ रेफ्रिजरेटर वर्क। जल्दी से बताओ कि जो आप घरों में देखते हो ना, रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें सब्जियां फल वगैरह हम लोग रखते हैं ताकि वो कुछ दिनों तक क्या रहे, टाइट रहे, ताजी रहे। भाई बताइए कि ये जो रेफ्रिजरेटर होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, केवल उपयोग करने से काम नहीं चलेगा, उसके बारे में आपको पढ़ना भी पड़ेगा, उसके बारे में आपको जानना भी पड़ेगा। तो बताइए, ऑस्मोसिस पे करता है, केंद्र ये आपको सेंट्रीफ्यूगेशन पे करता है, स्प्रेड पे करता है, या फिर बाष्पीकरण पे करता है।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से बताइए। सबसे पहले जानिए कि रेफ्रिजरेटर एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है। और ये किस पे काम करता है, मैं बता दूं? अरे बोलो। मैं बताऊं? नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? यश, 10 का हो जाएगा डी। यानी रेफ्रिजरेटर काम करता है इवेपोरेशन पे, यानी कि बाष्पीकरण पे। तो कितने ऐसे भाई हैं, कितने ऐसे बंधु हैं जिनका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करो, कमेंट, नो लेट नो वेट, सिर्फ कमेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ कि रेफ्रिजरेटर एक क्या है, घरेलू उपकरण है जो खाद्य पदार्थ आदि को ठंडा बनाए रखकर उनकी जल्दी खराब होने से क्या करता है, बचाता है। यह बाष्पीकरण बाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता है? बाष्पीकरण के सिद्धांत पे काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी का क्या था, राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। डॉट 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 की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। देखिए एलपीजी सिलेंडर में जैसी गैस लीक होती है पता चल जाता है कि गैस लीकेज है। क्यों? ऐसा उसमें कुछ ना कुछ दिया जाता है। और वो क्या दिया जाता है वो कमेंट करके बताना है, क्योंकि घरों में उपयोग होने वाली जो घरेलू गैस होती है उसमें भारी होती है। क्या उसे हम लोग एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और कमेंट करके आपको ये बताना है कि एलपीजी गैस में कौन सी गैस भरी होती है और एलपीजी के लीकेज होने से कौन सी गैस बाहर निकलती है जिसकी वजह से हमें एक गंध का एहसास होता है। इतने सारे चीज मैंने आपको पूछ दिया है, आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आप एक अच्छे विद्यार्थी हो और आपको झारखंड सीजीएल निकालना पड़ेगा। केवल कमेंटबाजी से नहीं काम चलेगा, जल्दी जल्दी जवाब दो मेरे प्यारे मित्र, नो लेट नो बैट। देखिए पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर यौगिक या कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? तो भाई इसकी उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण लीक होने का पता चलता है? तो उसमें नाइट्रोजन नहीं होता, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें होता है सल्फर। सल्फर का एक यौगिक है जिसका नाम है मिथाइल मरकॉप्टेन। क्या नाम है? मिथाइल मरकॉप्टेन, है ना? ये एक सल्फर का यौगिक है। इसकी उपस्थिति की वजह से जैसे ही एलपीजी सिलेंडर से गैस निकलती है बाहर, हमें पता चल जाता है कि गैस क्या हो चुकी है, लीक हो चुकी है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ कि एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, कमेंट करके बताओ। एलपीजी सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या होते हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन। याद कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। ये देखो आंसर क्या है, सल्फरिक यौगिक। यहाँ पर देखो मेरे प्यारे मित्र, सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध का महसूस होती है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। एलपीजी में गंध के लिए सल्फर गैस के यौगिक मिथाइल मिथाइल मरकॉप्टेन को क्या करते हैं, मिलाया जाता है। एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जो एक क्या है, रसेलू गैस है। कौन सी गैस है? रसोई गैस है। तो सब कुछ तो लिख के आपको दे दिया है, बस पीडीएफ को पढ़ लो ना, काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 के पास पहुंच गए। अभी भी हम लोग के पास केवल कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन है। फिर आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया है। बताओगे ना? पक्का बताना। और एक कमेंट और कर देना कि तुम लोग, है ना, इस धरती में, है ना, इस यूनिवर्स में कहाँ कहाँ से देख रहे हो। एक बार जरूर कमेंट कर देना मेरे प्यारे मित्र, कहाँ कहाँ से हमारी इस क्लास को आप देख पा रहे हो, एक बार जरूर कमेंट करना। सवाल, एक निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? सवाल किससे संबंधित है जी? रेडियोफाइटा से संबंधित है, ब्रायोफाइटा से संबंधित है, या फिर आवृत्ति बीजी से संबंधित है, या थाइलोफाइटा से संबंधित है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सवाल किससे संबंधित है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 12, सवाल जो है वो किससे संबंधित है ना? ट्रेडोफाइटा से, ब्रायोफाइटा से, आवृत्ति बीजी से, या थाइलोफाइटा से? क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 क्या हो जाएगा राइट आंसर? शैवाल हो गया। चाहे शैवाल हो, चाहे वो कवक हो, चाहे वो जीवाणु हो, ये सब सब आते हैं किसके कैटेगरी में? थाइलोफाइटा। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अरे ये क्या दे दिया, ए डी बी, अरे अरे, 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 इसका ए डी सी बी। अरे अच्छा चलो इसको बी मान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए
थैलोफाइटा से संबंधित है, थैलोफाइटा संबंधित है, थैलोफाइटा संबंधित है, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? शैवाल आता है, कवक आता है, और कौन आता है? जीवाणु होता है। शैवाल का स्टडी करना क्या कहलाता है? शैवाल का स्टडी करना फाइकोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी लिख लो कॉपी में। और कवक का स्टडी करना क्या कहलाता है? तो कवक का स्टडी करना माइकोलॉजी कहलाता है। ये सब लिखी होनी चाहिए आपकी कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत यानी कि जो इंसान के द्वारा नहीं की जा रही हो, प्राकृतिक स्रोत बोला यानी कि नेचुरली। जल्दी से बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन का नेचुरल सोर्स कौन है? ज्वालामुखी विस्फोट है, ऊर्जा संयंत्र है, लकड़ी का जलना है, या वाहनों से निकलने वाला धुआं है? What will be the right answer of this question, my dear students? Nolet, Nobet, yes, good morning all of you guys. गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा है कि वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत क्या होगा। तो भाई ऊर्जा संयंत्र ये सब नहीं है, लकड़ी का जलना नहीं है, वाहनों का से धुआं निकलना, ये सब प्राकृतिक स्रोत में नहीं आता। प्राकृतिक स्रोत में आता है ज्वालामुखी का विस्फोट। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट्स। कितने लोगों का ऑप्शन नंबर ए था आंसर? जरा जवाब दे दो। चलिए मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कितने लोगों का आंसर ए है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही कर रहे हो मेरे प्यारे मित्र। तो राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है? अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है। एक होता है अनुप्रस्थ तरंगे, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स वेव होता है, और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो देखिए आप, अगर मैं बात करूं लाइट वेव की, लाइट की प्रकाश ऊर्जा की बात करूं, आपको रेडियो वेव की बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूं, बहुत सारे ऐसे वेव होते हैं। तो उसमें से कुछ वेव ऐसे होते हैं जो होते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, और कुछ होते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, यानी कि ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो आपको ये बताना है कि इस चार ऑप्शन में से ट्रांसवर्स वेव कौन सी नहीं है। तो मेरे दोस्त, प्रकाश तरंगे जो है एक ट्रांसवर्स वेव है, रेडियो तरंगे भी एक ट्रांसवर्स वेव है, विद्युत चुम्बकीय तरंग भी एक ट्रांसवर्स वेव है। तो हमसे पूछा नहीं है, इसका मतलब साउंड, ये जो साउंड आपको दिख रही है ना ऑप्शन नंबर डी में, ये एक ट्रांसवर्स वेव नहीं है, और नहीं ही पूछा है, इसलिए 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये एक ट्रांसवर्स वेव नहीं है, ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे। क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे। ये देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर कहता है ध्वनि तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? नहीं है। ये कैसी है? अनुदैर्ध्य तरंगे है। अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके कणों के दोलन यानी कि ऑसिलेशन, तरंग संचरण की दिशा की क्या होती है? लंबवत होती है। उदाहरण के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, ये सब क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे। तो आपके लिए मोर देन इनफ मैं लिख के भी दे रखा हूं, ताकि हमारे वैसे विद्यार्थी हैं जो पीडीएफ पढ़कर भी एग्जाम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? कार्बन का अपरूप नहीं है, नहीं पूछा है, ये दिमाग लगाना। हमसे पूछा कार्बन का एलोट्रोप नहीं है ना। पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, फ्लूरीन, डायमंड, कोल। जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा मेरे दोस्त। 15 का राइट आंसर क्या होगा? ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए कि कौन सा ऐसा इस चार ऑप्शन में से ऐसा एलोट्रोप है जो कार्बन का अपरूप नहीं है। तो मेरे दोस्त ग्रेफाइट तो कार्बन का अपरूप है, फ्लोरीन भी कार्बन का अपरूप है, डायमंड भी कार्बन का अपरूप है, लेकिन कोयला ये जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है वो कार्बन का अपरूप नहीं है, और नहीं ही हमसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का क्या? डी। यानी जो कोयला है वो एक कार्बन का अपरूप नहीं है, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अब देखिए इसकी डिटेल्स जानकारी आपको मैं लगा के दे दिया हूं। देखो यहाँ पर सबसे नीचे की लाइन, फ्लोरीन, ग्रेफाइट तथा हीरा कार्बन के अपरूप है ना। कोयला कार्बन का अपरूप नहीं है, क्योंकि इसमें सल्फर, सिलिका और अन्य अशुद्धियां मिली रहती है। इसमें सल्फर होता है, सिलिका होता है, और अन्य अशुद्धियां मिली रहती है। यही कारण है कि कोयला जो है वो कार्बन का अपरूप नहीं है।
क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 16। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोलता है, कहता है हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। क्या आप लोग आलू खाते हो कि नहीं, बताओ। सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन कहाँ होता है, कमेंट करके बताइए। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन कहाँ होता है, और भारत आलू के उत्पादन करने में कितने नंबर पे आती है, भारत का स्थान क्या है, आपको ये दोनों चीज कमेंट करके बताओ। और आलू में कौन सी विटामिन पाई जाती है, ये भी मुझे बता देना, ठीक है। अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके मुझे जवाब दो मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, मेरे चाहने वाले भाई एवं बहनों। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, जड़ खाते हैं, बीज खाते हैं, फ्लावर खाते हैं या स्टेम खाते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तना, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कितने लोगों का ऑप्शन नंबर राइट डी आ रहा है, एक बार उनकी कमेंट तो बनती है। और जितने लोग हमारे चैनल पर पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं, एक बार अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर एक बार क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता चला जाए। ना लेट करो मेरे भाई, ना वेट करो, दनादन चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो, और क्लास को शुरू से अंत तक देखो, क्योंकि मैं 20 क्वेश्चन तो बताता ही बताता हूँ, लेकिन 20 से कई गुना ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको डिटेल्स जानकारी देते हुए आगे क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा तना होगा। अब देखिए मैंने पूछा था कि जो आलू है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है पूरे विश्व में, तो वो होता है चाइना में, यानी कि चीन में। भारत की स्थान आलू उत्पादन करने में दूसरे नंबर पे आती है, और आलू में विटामिन बी सी कॉम्प्लेक्स पाई जाती है, ठीक है। ओके, तो सारा आंसर आपको मिल चुका है। अब लेंगे सीधे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए यहाँ पर लाइकेन, लाइकेन बहुत बड़ी चीज है भाई। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डॉट डॉट की चेतावनी देता है। किसकी चेतावनी देता है, लाइकेन इज एन ऑर्गेनिज्म विच वार्म्स ऑफ डॉट डॉट, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, गैस प्रदूषण और जल प्रदूषण। किसकी चेतावनी देता है, लाइकेन जो होती है वो किसकी चेतावनी देता है, हमसे वो पूछा जा रहा है। तो लाइकेन जो होती है किसकी चेतावनी देती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 17 का राइट आंसर क्या होगा। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डॉट डॉट की चेतावनी देती है। किसकी चेतावनी देती है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नॉलेट नोवेट। तो लाइकेन जो होती है ना, वो कवक और शैवाल है ना की सहजीवता के कारण जिंदगी को जीते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, देखिए थे, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच सहजीवता का क्या है, उदाहरण है। शैवाल क्या करता है, कवक को क्या करता है, भोजन देता है, और कवक क्या करता है, शैवाल को क्या देती है, जल से नाइट्रोजन देता है। तो ये सहजीवता की वजह से क्या होते हैं, ये लोग आपस में जिंदगी को जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि लगभग किस तापमान पर पानी की जो घनत्व होती है, यानी कि जो डेंसिटी होती है, वो अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन तो लगता है 200-300 बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, क्योंकि है बहुत छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो जल्दी से बताइए कि पानी जो होती है वो लगभग, पानी की जो घनत्व होती है, डेंसिटी होती है, वो किस तापमान पे अधिकतम होता है, हमसे ये पूछा गया है ना। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 39 और 100, किस पे होती है जी, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का जवाब अगर नहीं दे पाए तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी साइंस की अच्छी नहीं चल रही है। कमेंट में जल्दी जल्दी से सारे लोग जवाब दे दो, है ना। और फिर 18 क्वेश्चन हो चुका है, 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर मैं आपसे रिप्लाई मांगूंगा कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दिए हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे आपकी जो पानी की जो डेंसिटी होता है वो सबसे अधिकतम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा डॉट डॉट लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है। लो जी, एसिडिटी ठीक हो सकता है। एसिडिटी कैन बी क्यूर्ड बाय अ पर्सन टेकिंग डॉट डॉट। सिरके का घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाएगा, नींबू का रस लेने से एसिडिटी ठीक हो जाएगा, या छाछ लेने से ठीक हो जाएगा, या बेकिंग सोडा का घोल लेने से ठीक हो जाएगा। किसका घोल लेने से जो एसिडिटी होती है इंसानों में वो ठीक हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन ऐसा ऐसा करवाऊंगा कि आप लोग का दिल दिमाग सब डुला दूंगा। तो जल्दी से बताओ कि 19 का राइट आंसर क्या होगा। हम लोग ऐसा क्या चीज ले लेंगे कि ताकि हमारी एसिडिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा को लेते हैं।
है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं या मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं। और जल्दी से बताओ कि ये जो बेकिंग सोडा है उसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, और साथ ही साथ उसकी केमिकल फॉर्मूला क्या है। आपको दोनों चीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो बेकिंग सोडा है, यानी 19 का क्या हो जाएगा, डी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होती है। क्या होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट होती है। और इसकी जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो NaHCO3 होती है। क्या होती है, NaHCO3 होती है। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसको लेने से क्या हो जाता है कि इंसान में जो अगर एसिडिटी है तो वो एसिडिटी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 20। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है कि स्व पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, ये कमेंट करके आपको बताओ। ऑप्शन नंबर ए में रखा ऑक्सीजन, बी में रखा कार्बन डाइऑक्साइड, सी में लिखा है लाइट और डी में लिखा है क्लोरोफिल। बताइए तो स्वपोषी पोषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। ये 20वां नंबर क्वेश्चन है, आज की जो प्रैक्टिस सेट नंबर 58 था उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताओ कि 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सत्य है। अब मेरे भाई लोग, जितने लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और शुरू से अंत तक क्लास को किए हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि आप 20 प्रश्नों के इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दिए हो। जिनका जिनका आंसर 15 से ज़्यादा सही है, जिनका आंसर 15 से ज़्यादा सही है, समझ जाओ उसकी साइंस की तैयारी अच्छी चल रही है ना। बस इसी तरीके से उन्हें जब तक एग्जाम नहीं होती है लगे रहने की आवश्यकता है। और मैं आप लोग को मैथ भी करवा रहा हूँ, है ना, रीजनिंग भी करवा रहा हूँ, सारे कुछ करवा रहा हूँ। आप लोग आपको जीएस भी करवा रहा हूँ, सब कुछ धीरे धीरे पर क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, A to Z मटेरियल यहीं से मिल जाएगी, है ना। क्लास को शुरू से अंत तक देखते रहना। अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हो तो चैनल को एक बार क्या कर लेना, क्या कर लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, और क्या कर लोगे, क्या कर दोगे, लाइक कर दोगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता चला जाए। तो जल्दी जल्दी से बताओ कमेंट करके कि कितने प्रश्नों का जवाब आप लोगों ने सही कर पाया 20 प्रश्नों के इस प्रैक्टिस सेट में। जल्दी से बताओ। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का अच्छा स्कोर है। इसी तरह से लगे रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन क्या हो, शुभ हो, मंगलमय हो, पहले से अच्छा हो, आपकी एग्जाम मस्त जाए, जबरदस्त जाए, ठीक है, और आपकी सिलेक्शन पक्का हो। थैंक यू, बाय बाय।